साथ ही मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के संबंध में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीरेन साहू ने हमारे संवाददाता ललित साहू से खास बातचीत की है। बता दें कि बीरेन साहू एक कृषक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें बेहतरीन कृषि के लिए राष्ट्रीय किसान कर्मठ यहां पर भारत सरकार द्वारा ही पुरस्कार दिया गया है और कुरमुंद विधानसभा क्षेत्र में बीरेन साहू की एक अलग पहचान है। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता, और एक बार फिर से हम आज एक नए मेहमान के साथ रूबरू होंगे एक मुलाकात के तहत और जानेंगे कि उनके जीवन के परिचय के बारे में। और आज ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीरेन साहू जी जो भाजपा किसान मोर्चा के धमतरी जिला अध्यक्ष हैं और उत्कृष्ट किसान के रूप में राष्ट्रीय सम्मान माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से ले चुके हैं और किसान के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले साहू साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मेरा कोई खास परिचय नहीं है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम बेलौदी मगरलोड ब्लॉक में आता है और कृषि मेरा कर्म है और किसानों की सेवा मेरा धर्म है, यही मान के मैं कार्य करते आ रहा हूँ। साहू साहब, सबसे पहले हम आपका जीवन परिचय जानेंगे। कहाँ से आपका जन्म हुआ, पढ़ाई कहाँ से हुई और फिर पूरी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा जन्म ग्राम बेलौदी मगरलोड ब्लॉक के में हुआ। मेरा जन्म 30 जुलाई 1978 को मैं जन्म लिया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही गांव में ग्राम बेलौदी में हुआ। माध्यमिक शिक्षा मैंने रायपुर के श्यामनगर शासकीय स्कूल से प्राप्त किया। उसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अध्ययन करने के लिए मैं नयापारा रांची में आया, जहां हरिहर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का अध्ययन किया। उसके बाद हमने उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज करने के लिए हमारे नयापारा में ही सेठ फूलचंद कॉलेज से हमने अपना BSc कंप्लीट किया और वहीं से हमारा पढ़ाई के साथ साथ कृषि के साथ साथ राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हमने कॉलेज लाइफ से शुरू किया है। साहू साहब, हाल में कांग्रेस की सरकार है और आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व में आपकी 15 साल की सरकार रही है, किस तरह से डिफरेंस देखते हैं? पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल में रही, वह किसानों को लेकर के बहुत गंभीर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसानों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू ढंग से करवाया, साथ साथ जो किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या रहती थी कि उसका कृषि ऋण KCC के माध्यम से बिना ब्याज पर जो ऋण देना या किसानों के जीवन स्तर को उठाने में उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। क्योंकि मैं एक किसान हूं, मैं समझ सकता हूं कि वो बिना ब्याज का ऋण जो मिला हमें सोसाइटी के माध्यम से, हमारे जीवन मतलब किसानों के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किया। एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूँगा, आप चूंकि किसान हैं और भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी खेती की जो संख्या कितनी है, कितना एकड़ खेती में आप फसल उगाते हैं? मैं और मेरे भाई मिलकर के हम लोग 70 एकड़ की हमारी कृषि भूमि है, जिसमें हम लोग धान की खेती करते हैं। इसके बाद हम लोग चना की फसल लेते हैं, फिर धान रबी में भी धान की खेती करते हैं और साथ साथ इससे पहले मतलब सब्जी अब्जी की फसल भी हम सब ले चुके हैं और करते आ रहे थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने जैसे दी है कि करीबन 70 एकड़ ज़मीन पर आप लोग खेती करते हैं। पिछले 4 साल पूर्व जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने कर्ज माफ़ी किया, तो कर्ज माफ़ी का लाभ आपको मिल पाया था क्या? कर्ज माफ़ी का लाभ हमें सिर्फ जो सोसाइटी से हमने जो कर्ज लिया था उसका लाभ मिल पाया है, लेकिन हम जो ICICI बैंक या अन्य बैंकों से जो कर्ज लिया था कृषि के नाम पर, उसमें हमें किसी प्रकार का या किसी प्रदेश के किसी अन्य किसानों को प्राइवेट बैंक या अन्य बैंकों से लाभ नहीं मिला। सिर्फ वह सोसाइटी में जो किसान लिए हुए थे उन्हीं किसानों को कर्ज मुक्ति का लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है किसान अपेक्षित नज़र आ रहे हैं, ऐसा साहू जी का कहना है। और सभी बैंकों में जो कर्ज लिए थे किसान, सभी बैंकों का कर्ज माफ़ करना था, इस तरह से साहू जी का कहना है। साहू जी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को 4 साल 4.5 साल
पूर्ण हो चुका है और लगातार जो है किसान हितैषी बनकर भूपेश बघेल काम कर रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि किसान हितैषी है कि नहीं है? वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार श्री भूपेश बघेल जी अपने आप को स्वघोषित किसान हितैषी कहलाता है, लेकिन हम वास्तविकता में देखें तो किसान को जिस तरीक़े से उम्मीद के साथ इतने बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन उसका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उसका आप भी अच्छी तरीके से जानते कि धान खरीदी में कितनी अव्यवस्था होती थी, बारदाने की कमी होती थी। इसके साथ साथ पूर्व में किसान जैसे धान न बो करके गांजा की या नशीले पदार्थ की खेती कर रहा है, ऐसा अनुभव आने लग गया था, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन है वह किसानों को उसके ब्यारा से, उसके घर से धान को जब्ती बनाने का काम किया। इस तरह के प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा था। ये भी लास्ट के जो समय है उसमें बस हमारे भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा लगातार आंदोलन करने के परिणाम ये हुआ कि इस अंतिम समय पर, चूंकि चुनावी वर्ष है, तो अंतिम समय पर उन्होंने सुचारू ढंग से धान खरीदी का कार्य किया है। साहू साहब, लेकिन भूपेश बघेल की जो सरकार जब बनी तो वो कांग्रेस की जो सरकार बनी है तो किसान हितैषी के रूप में उभर कर आई, तो क्या किसान ठगा महसूस कर रहा है? जी बिल्कुल, किसान ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि हमने भी देखा किसानों के बांधों में पर्याप्त पानी होने के बाद भी किसान आंदोलन किए, किसान मांग किए कि रबी में पानी दिया जाए करके, लेकिन किसान आंदोलनों को वर्तमान सरकार के द्वारा पूरी तरह से नकार दिया गया। और जबकि किसान चाहता है कि वह खरीफ में भी धान की खेती करे, रबी में भी करे, क्योंकि अभी तक के सिर्फ सरकारें कहती आई कि रबी में दलहन तिलहन की खेती के लिए हम पानी देंगे। भूपेश बघेल जी भी किसान हैं, वह भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रबी फसल में नहर के माध्यम से दलहन तिलहन की खेती नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ का खास करके धमतरी जिला ऐसा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें धान के अलावा अन्य फसल लेना संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को किसान हितैषी जरूर कहता है, लेकिन किसानों के दर्द और पीड़ा को समझने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। धमतरी को कृषि प्रधान जिला कहा जाता है। पूरे प्रदेश में एक धमतरी का अलग ही नाम है और जो है किसानों की संख्या काफ़ी है यहाँ ये धमतरी ज़िले में। तो किसानों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार से संघर्षशील होकर क्या प्रयास कर रहे हैं उनको दिलाने का? अभी तक के आपको मालूम है कि पिछले 4.5 साल में धमतरी जिला में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नाम से किसानों को के साथ लूट किया जा रहा है। उसको दोनों फसल में, चाहे खरीफ फसल में टेम्पररी कनेक्शन के नाम से बिजली विभाग द्वारा पैसा लिया जाता है, फिर खरीफ फसल में टेम्पररी कनेक्शन के नाम से पैसा लिया जाता है, जबकि उसका परमानेंट कनेक्शन के नाम से पहले से उनका पैसा जमा ले चुका है। उसके बाद भी अभी तक के अस्थायी विद्युत कनेक्शन को स्थायी नहीं किया गया। ना ही भूपेश बघेल की जो अंतिम जो बजट था उसमें किसानों को बहुत उम्मीद था कि अस्थायी पंप कनेक्शन धारियों को कि उसका पंप स्थायी हो जाए करके, लेकिन उसको निराशा हाथ लगी है। साथ साथ में जो आप देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधन, चाहे नहर की लाइनिंग का काम हो, चाहे छोटे छोटे चेक डैम बनाने का काम हो, स्टाफ डैम बनाने का काम हो, यह यहाँ के स्थानीय नेता माननीय अजय चंद्राकर जी का ही देन है, जो पूरे धमतरी के जहाँ महानदी और पैरी नदी में चेक डैम और स्टाफ डैम बनाकर यहाँ के भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने अपना नारा जरूर दिया है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी करके, लेकिन आप देखेंगे कि ना नरवा के ऊपर कोई कार्य हुआ है, ना गरवा के ऊपर कोई कार्य हुआ है, ना बाड़ी के ऊपर तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। उल्टा वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों को जबरदस्ती पकड़ा करके उनको ठगने का काम और घोटाले करने का काम यहाँ की श्री भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हाल में ही शराब और ईडी को लेकर काफ़ी सियासत तेज हुई है और कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की जो सरकार है वो जो है राज्य के कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। ये आरोप निराधार है, गलत है। भाई छत्तीसगढ़ में ईडी का जब रेड पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और ये खुलासा ईडी के द्वारा भी किया गया है। अभी देख रहे हैं कि आप लोग भी कि शराब नशे का गढ़ बना दिया गया छत्तीसगढ़ को। आज शराब में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है,
तो ईडी के द्वारा कहा जाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के द्वारा कहा जाता है। आप देखेंगे कि गांव-गांव में शराब बिक रहा है। एक एक गांव में आप जाएंगे तो 5-5, 6-6 लोगों के द्वारा गांव में खुलेआम शराब बिक्री किया जाता है। तो इस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ को नशा का एक गढ़ बना दिया गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा। भाई यहाँ नज़दीक हमारा उड़ीसा का लगा हुआ है, उड़ीसा प्रांत है, वहाँ तो किसी प्रकार की ईडी का कोई छापा नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? वहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए नहीं पड़ रहा है। यहाँ की सरकार लगातार चाहे रेत में घोटाला हो रहा है, चाहे शराब में घोटाला कर रहे हैं। अभी चावल का घोटाला सामने आया है, अभी गौठान का घोटाला सामने आया। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गौठान घोटाले के ऊपर पूरा हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालित हो रहा है। गौठान का में जा करके वहाँ की स्थितियों को लोगों को बता रहे हैं। पूर्व में जब आप लोगों की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, तो उस समय जो है कांग्रेस वालों का कहना है कि किसानों की मौत होती रही है। अभी जो है पिछले 4.5 सालों में किसानों की मौत नहीं हो रही है। नहीं, किसानों की मौत हो रही है। आप एक सर्वे में देख लीजिए, उसमें कितने अभी तक के 500 से 600 लगभग किसान की मृत्यु हो चुकी है। इस बात को हमने लगातार हर मंच में इस बात को रखा कि भाई किसान अगर खुश है तो वो आत्महत्या क्यों कर रहा है। आप बोलते हैं अपने आप को स्वघोषित किसान हितैषी कहलाते हैं, तो किसान हितैषी होने के नाते किसान अगर खुशहाल रहता तो आत्महत्या क्यों करते। आपको यहाँ के श्री भूपेश बघेल जी को इतनी भी शर्म नहीं है कि जो किसान आत्महत्या करता है उसका या तो मानसिक विक्षिप्तता का कारण देता है या अन्य कारण देकर उस विषय को दबा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अभी भी किसान जो है प्रताड़ित हैं, ऐसा साहू जी का कहना है। और लगातार जो है किसान हितैषी के रूप में विपक्ष में भी रहते हुए न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। 2023 चुनाव को लेकर अगर बात करें तो धमतरी जिले में 3 विधानसभा सीट है, सिहावा विधानसभा, कुरुद विधानसभा और धमतरी विधानसभा। और चूंकि आप पूर्व में भी 2 सीटों में सफलता आप लोगों को मिली है, अभी किस तरह से रणनीति है? इस बार हम लोग धमतरी जिला के तीनों विधानसभा सीट जीतेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अभी किसानों के लिए 1 जून से 10 जून तक के पूरे सोसाइटियों में जन चौपाल लगा करके किसानों के हित के विषय में बात करेंगे। जो श्री भूपेश बघेल जी अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, वह 2500 रुपये देने का ढिंढोरा पीटते हैं, उस विषय को लेकर हम किसानों के पास जाएंगे। केंद्र सरकार 2040 और 2060 का समर्थन मूल्य देती है और पूरी खरीदी की व्यवस्था बारदाना से लेकर के वहाँ के रख रखाव, वहाँ की परिवहन की सारी व्यवस्था ऐसा देखेंगे तो 2400 रुपये से अधिक केंद्र सरकार देती है। सिर्फ 2 और 300 रुपये अगर कोई राज्य सरकार दे रही है, उसमें वह ढिंढोरा पीटता है कि मैं 2500 रुपये में धान खरीद रहा हूँ। ये बात हम किसानों को के बीच जाकर बताएंगे। साथ ही साथ अभी जो गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद की बाध्यता हमने समाप्त करने के बारे में हर बार आंदोलन किया है और माननीय न्यायालय का भी ये आदेश है कि कोई भी किसान को बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती या वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं पकड़ा सकती। ये सब विषय लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ अन्य मुद्दे शराब के विषय है, जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, गंगा जल लेकर झूठी कसम खाई थी, वो विषय मुद्दे को लेकर जाएंगे। गरीबों को वह 1500 रुपया और 1000 रुपये पेंशन देने के बात की थी, वो विषय को लेकर उनके द्वारा जो घोषणाएं 36 वादे जो किए थे, उन विषयों को लेकर के हम किसानों के बीच जाएंगे, जन चौपाल लगाएंगे, घर घर जाकर के जनसंपर्क करेंगे और आने वाले समय में निश्चित हम धमतरी जिला के तीनों विधानसभा सीट को बहुत ही बहुमत से विजय हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वर्मी कंपोस्ट तो लाभकारी है किसानों के लिए। वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से लाभकारी है। आप देखिए, आप जाइए गौठानों में कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। हमने कहा है कि भाई वर्मी कंपोस्ट है, इसमें कितनी नाइट्रोजन की मात्रा है, कितनी फास्फोरस की मात्रा है, आप बताइए उसको। उसका किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है, उसमें बोरी में किसी प्रकार का कोई उसका मात्रा नहीं लिखा गया है। उसमें लगातार आप लोगों के माध्यम से हमने शिकायत किया कि वर्मी कंपोस्ट खाद में धूल, कंकड़, पत्थर, यहाँ तक कि वो जो पॉलीथीन, इस तरीके से मटेरियल उसमें पाया गया। उसके जांच के लिए बोला, लेकिन किसी प्रकार का जांच नहीं करके सिर्फ अधिकारियों को मौखिक आदेश दे करके उसको किसानों को जबरदस्ती पकड़ाने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कहीं न कहीं निर्माण जो हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है, ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है। वर्मी कंपोस्ट आप कितना खरीदे इस बार? दबाव तो है ही सरकार की।
वर्मी कंपोस्ट खाद का ऐसा है कि हमने तो सोसाइटी के माध्यम से खाद खरीदते हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारियों के द्वारा इस वर्ष हमें 50 बोरी वर्मी कंपोस्ट खाद दिया, जो आपकी गुणवत्ता विहीन है। आज भी वह रखा हुआ है हमारे पास में। उनका अधिकारियों का कहना है कि भाई हमको अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम खाद नहीं देंगे। इस तरह से वह दबाव बना करके उनके ऊपर दबाव रहता है, वह किसानों के ऊपर भी दबाव बनाता है, और कहीं ना कहीं किसान कुछ ना कुछ मजबूरियों में दबा रहता है कि उनको खाद, जो सोसाइटी का वो सदस्य है तो सोसाइटी से लेना पड़ता है। बाजार में खाद की कीमत अधिक रहता है। ये भी एक साजिश के तहत बाजार में खाद अधिक उपलब्ध करा रहा है और सोसाइटियों में कम रासायनिक खाद दे रहा है। ये बात उनके ही कृषि मंत्रियों के द्वारा पूर्व में कहा गया है और टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा भी कहा गया है कि सोसाइटियों में खाद कम दिया जा रहा है और बाजार में अधिक खाद का वितरण किया गया। कितना रेट लगा रहे हैं वो लोग जैविक खाद जो बना रहे हैं उनका पैकेट? अभी 30 किलो का जो पैकेट आता है वह 10 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं। तो एकड़ में 90 किलो वर्मी कंपोस्ट देने का प्रावधान रखा गया है, जो लगभग 1000 रुपये का होता है। वह बिल्कुल एथेंटिक नहीं है, क्योंकि जिस समय वो खाद दिया जाता है वह गीला में रहता है, और जब वो जमा कर दे, जब गौठान वाले जब जमा करते तो गीला के रूप में दिया जाता है। जब वहाँ से किसान जब उठाता है तो सूख चुका रहता है। उसको जब तौलवाने पर वह मात्रा सही मात्रा में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से किसानों को नुकसान है। बाहर से कंपनियां आकर साहू जी कई प्रकार के डुप्लीकेट बीज और खाद बेचकर निकल जाते हैं, जिनका खामियाजा किसानों को भोगना होता है, और बाद में किसान जो है अपने उनका फसल तो बर्बाद हो ही जाता है, साथ में किसान की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। इसके रोकथाम के लिए आप किस तरह से संघर्षशील हैं? अभी पिछले 2-3 साल पूर्व एक कंपनी के द्वारा ब्लैक राइस का उत्पादन करने के लिए दिया गया था और किसानों ने लगाया, लेकिन वो जो वैरायटी दिया था वह ठंड प्रदेश का वैरायटी था, और हमारा छत्तीसगढ़ धमतरी जिला गर्म प्रदेश में आता है। वह बहुत अधिक दिनों का होने के कारण कम उत्पादन आया और उस बीज को खरीदा नहीं गया। तो हमने कलेक्टर महोदय पर इसकी कई बार शिकायत भी किए हैं और उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लगातार आंदोलन भी किए हैं। इसमें कृषि विभाग को जो आज देख रहे हैं कि कृषि विभाग जो कार्य करना चाहिए, गांव-गांव में एक कृषि विस्तार अधिकारी है, उनको सतत निगरानी करना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या बेच रहा है, और किसानों का भी एक फर्ज बनता है कि अमुक कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी दे रहा है, उसको बिना प्रूफ के उसके बारे में सही जानकारी लिए बगैर कोई भी चीज़, कोई भी उत्पाद ना खरीदे। मेरे एक किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बिना जानकारी के कोई भी चीज़ किसानी संबंधित ना खरीदे। हाल में ही 20 कुंटल धान खरीदने की बात भूपेश सरकार ने कही है, चूँकि प्रति एकड़ 20 कुंटल धान काफ़ी मायने रखता है। आप किस तरह से देखते हैं? यह एक प्रकार के चुनावी झुंझुना है, क्योंकि पूर्व में भूपेश बघेल के जो द्वारा किसानों को वादा किया गया था कि हम दाना दाना धान खरीदेंगे करके, लेकिन वह अपनी बातों से मुकर गया और ये 20 कुंटल की बात कह करके वह किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके द्वारा उन्हें जो कर्ज माफ़ी की भी बात कही थी कि हमने सभी प्रकार के कर्ज माफ़ी करेंगे करके, लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी का कर्ज माफ़ करके बाकी अन्य बैंकों का कर्ज माफ़ नहीं किया। तो इस प्रकार किसानों का गुमराह करने का काम कर रही है। और भी जो 20 कुंटल की बात है वह एक चुनावी सिभुका है, और उनका द्वारा तो वादा किया गया था कि दाना दाना धान खरीदने का, तो उनका इस तरह से बयान देना गलत लगता है। क्या आप लोग 22 कुंटल या 25 कुंटल करेंगे आगे चुनाव में? अब हमारे जो नेता है वो प्रदेश स्तरीय, हमने किसान मोर्चा की तरफ से अपनी बातों को रख दिया है कि जब तक कि हम किसानों को ठीक ठाक उनके विषय में बात नहीं करेंगे तो हमको अच्छे से उसका परिणाम नहीं आएगा। तो लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप पूरे क्षेत्र में जाके काम कीजिए, किसानों को आश्वस्त कीजिए। आने वाले समय पर हमारी भी भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करेंगे, किसानों के लिए करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को आप किस तरह से देखते हैं, चूँकि गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिल रहा है, ऐसा सरकार का कहना है? ये एक अच्छी पहल है। मैं तो सरकार की इसके विषय में तारीफ भी करूंगा, क्योंकि आज पूरे ब्लॉक स्तर पे
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का खोलने का कार्य कर रही है, लेकिन इसको अगर भाई हर ग्राम पंचायत, हर ग्राम में प्राइमरी और माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल, इसी को अगर अपडेट करके अगर करेंगे तो अच्छे से इसका और रिस्पांस आएगा। क्योंकि आत्मानंद के नाम से आप देख रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की अच्छी से व्यवस्था नहीं किया गया, और आप पूरे प्रदेश के जितना स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो उसके डेवलपमेंट के बारे में अगर गहनता से सूक्ष्म जांच करेंगे तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से हो रहा है। सारे जो DMF की राशि उसमें खर्च कर दिया गया है, और एक प्रकार से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से यह सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक लास्ट सवाल और आपसे, चूँकि भूपेश बघेल सरकार को न्याय की सरकार के रूप में कह रहे हैं लोग जो है, और किसान न्याय धन योजना, राजीव किसान न्याय धन योजना और तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको न्याय के रूप में देखा जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, राजीव गांधी अन्याय योजना है। क्योंकि आपने जो वादा किया था किसानों को कि उनको एक तो 2500 रुपये क्विंटल खरीदेंगे बोले थे, वो 2500 आपने खरीदा नहीं है। उसको राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ के नाम से किए, उसको भी आपने घटा करके 9,000 रुपये कर दिए। उसके बाद भी उनको 4 किस्तों में, आप किसान अपने उत्पादन को बेचा है उसको 4 किस्तों में आप दे रहे हैं, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। अंतिम भुगतान में ये सरकार के द्वारा किसानों के हिस्सा को कटौती करके अपनी जेब भरने का काम भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा किया गया। ये राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी अन्याय योजना है। ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, धूप में भी गौठान में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और हर योजनाओं पे पत्ता खोलते जा रहे हैं। कितना पत्ता खोलेंगे आप लोग? अभी तो इनकी पूरा आकंठ डूबी हुई है। यहाँ की प्रदेश के कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार और के विषय पर आप हर चीज, कोई भी ऐसा विषय उठा लीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी आप सब देख रहे हैं कि जो PSC में कितने बड़े घोटाला हुआ है, वहाँ मन चाहे अपने अधिकारी और नेताओं के बच्चों का चयन होना क्या एक संयोग नहीं है क्या? आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चों का भी पिछले समय SI की परीक्षा में जिसका नाम मेंस में नहीं था, उसका नाम आज उस सूची में शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार में संलिप्त है यह छत्तीसगढ़ की सरकार, और इसका ये अंतिम समय आ गया है। पूरे जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, किसान जान चुके हैं, युवा साथी जान चुके हैं, बुजुर्ग लोग जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे उनके साथ धोखा और अन्याय किया। इसको आने वाले समय पर इनका पूरी जनता इसका सबक सिखाएंगे, इसको उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा दम लगा देगी। तो कहीं न कहीं काफ़ी उत्साह के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं और किसानों को एकजुट करने में लगे हैं। कहीं न कहीं 2023 चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन RK साहू के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित, छत्तीसगढ़।